भारत की पहली विजुअली इम्पेयर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तमरीना बनने वाली है। तो उसमें बात ये हो रही थी कि तमरीना बताया कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहती हूँ सर। मैंने कहा बिल्कुल, आप मोस्ट वेलकम, आप करिए। आपको एंट्रेंस देना होगा, वो सारी चीजें मैंने प्रक्रिया बताई। उसके बाद तमरीना ने धीरे से बताया कि उनको दृष्टि दिव्यांगता है। लेट ब्लाइंड जो होते हैं उन्हें आदत होती है किसी की आवाज सुन के फिर उनके एक्सप्रेशन को समझने की, राइट। ठीक है। लेकिन जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं तब वो कैसे मैनेज करते होंगे ना, क्योंकि जो लोग बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनको तो पता ही होता है, वो आवाज सुन के समझ जाते हैं। लेकिन लेट ब्लाइंड वाले, शायद आप लेट ब्लाइंड भी हैं। हाँ, मेरा मतलब धीरे धीरे विजन, धीरे मेरा जा रहा है। हाँ, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? वेरी सिंपल आंसर। आप जब किसी से फोन पे बात कर रहे होते हो, कैन यू सी दैट पर्सन? एग्जैक्टली। तो अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, आपका दोस्त गुस्सा है, आपका दोस्त सैड है, आपका दोस्त अपसेट है, आपको पता लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। तो आवाज में एक चिड़चिड़ाहट बस आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। एक मुझे केस बहुत मेरे दिल के करीब हो चुका है संभव। वो आए थे, उनकी हिस्ट्री थी डिप्रेशन और एंजाइटी, एंड ही वाज ऑन मेडिकेशन सिंस 1997। एंड द फर्स्ट सेशन आई टुक, जब मैंने पहली बार उनसे बात की, 1.5 घंटा हमारी बात चली। और उस सेशन के बाद उन्होंने मुझे एक चीज बोली, कहते आप पहली इंसान हो शायद जिसने मुझे सुना है। आज तक मैं इतने डॉक्टरों के चक्कर काटे, इतने लोगों से बात की, किसी ने शायद मुझे सुनने की कोशिश नहीं की। आप वो पहली इंसान हो जिसने मुझे सुना है। और 4 सेशन के बाद उन्होंने अपनी दवाइयां, जो कि पिछले 30-35 साल से दवाइयां चल रही थी, उन्होंने अपनी सारी दवाइयां बंद कर दी। कहते मुझे इसी से फर्क पड़ रहा है और मैं इसी से ठीक हूँ। हेलो दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे लक्ष्मी। दोस्तों, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो सबसे पहला नाम आप लेते हैं साइकोलॉजिस्ट का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल सर और स्कॉलर साइकोलॉजिस्ट तमरीना जी। और ये हम सबके लिए एक मिसाल हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आपने साइटेड साइकोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा। जब भी आप सजेशंस लेने जाते हैं तो आप साइटेड लोगों के पास जाते हैं, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। जी हाँ, ये भी काफ़ी अनोखी बात है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड साइकोलॉजी का कोर्स कर रहा है। सोचिए, ये भारत सरकार के सौजन्य से हो पाया है। इसका श्रेय जाता है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को और हमारे डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल सर को। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.2 NIVH हेलोदून पर। धन्यवाद। और तमरीना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। तो हम जैसा कि अभी लक्ष्मी ने बताया कि भारत की पहली विजुअली इम्पेयर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तमरीना बनने वाली हैं। तो डॉक्टर ढालवाल सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजी को नहीं जानते हैं और इसमें चैलेंजेस क्या क्या रहे होंगे, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और किस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कोर्स किया जाता है? ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पब्लिक को ये जानना ज़रूरी भी है आज के दौर में। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इसमें अंतर है एक साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बीच में, जो कि हमें समझना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड है क्लिनिकल साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के। उसमें वो डायग्नोसिस करता है, उसमें वो थेरेपी देता है। और इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे पाठ्यक्रमों को निर्धारित करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, और हमें लाइसेंस देती है जब हम इस तरह का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको हम लोग देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और जब हम अदर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस्ड नहीं होते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक फ़र्क है इसमें। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब
ये थॉट कहाँ से आया? क्या तमरीना ने ये सोचा कि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, या आपने ये सोचा कि मुझे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि भी मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डेफिनेटली ये श्रेय मुझे मेरे जो दिव्यांग साथी हैं, जो भी जिस संस्थान में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे दृष्टि दिव्यांग जन हैं, और जब वो अपनी समस्याएं या जब वो अपने इश्यूज लेकर के आते हैं, और फिर उसी तरीके से उसी क्रम में जब तमरीना ने जो है मुझे कांटेक्ट किया इस विषय में कि वो जो है एक साइकोलॉजी स्कॉलर हैं और आगे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, तब जो है मुझे लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो तमरीना ने अगर मैं सही कह रहा हूँ तो तमरीना का फ़ोन जब आया तो उसमें बात ये हो रही थी कि तमरीना बताया कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहती हूँ सर। मैंने कहा बिल्कुल, आप मोस्ट वेलकम, आप करिए, आपको एंट्रेंस देना होगा, वो सारी चीज़ें मैंने प्रक्रिया बताई। उसके बाद तमरीना ने धीरे से बताया कि उनको दृष्टि दिव्यांगता है। तब मैंने कहा कि तब सवाल मन में शायद तमरीना के भी ये रहा होगा कि अब क्या प्रतिक्रिया आएगी। तो वहां पे मैंने कहा कि अच्छा, तो आपको दृष्टि दिव्यांगता है, तब आपके लिए आप जरूर कर सकते हैं। तो हमने ये जब ये चीज़ आई, ठीक है, आपका भी यही प्रतिक्रिया रही कि करना है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में आते हैं तब चाहे एग्ज़ाम देना हो या कोर्स के दौरान हमने सुना है कि कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, एडमिशन जब ले लेते हैं, जब कोर्स चल रहा होता है, तो उन सारी जो वो बाधाएं थी, क्या क्या, अगर हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं तब आई प्रैक्टिकल ग्राउंड पर? ओके, इसमें दो पहलुओं से हम लोग बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं अपना पहलू रखूंगा और फिर हम तमरीना से भी जानना चाहेंगे इस विषय में। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूं, तो बहुत सारी संस्थाएं या क्योंकि हम सब जान रहे हैं, अभी इस समय बात भी कर रहे हैं, और लक्ष्मी ने भी जैसे कहा कि पहली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने जा रही हैं तमरीना, तो बिल्कुल श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि ये वास्तविकता है कि तमरीना जो है हमारी पहली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने जा रही हैं। और पहली इसीलिए क्योंकि उससे पहले कभी किसी दृष्टि दिव्यांग को साइकोलॉजी प्रोफेशन या साइकोलॉजी के कोर्स करने के लिए इजाज़त नहीं मिल पाई। उसका मुख्य कारण जो मैं समझ पाता हूँ, अनभिज्ञता हो सकती है, या फिर जो है हमारी जो एटीट्यूड्स हैं वो एक नेगेटिव एटीट्यूड रोल प्ले करता है, या फिर हमें लगा कि कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे टेस्ट एंड टूल्स हैं जिसमें कि साइट विजन की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, या फिर रोशाक है जिसमें कि कुछ चित्र हम दिखाते हैं, ब्लॉट्स दिखाते हैं जिसमें कि हमारे क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना होता है। इस तरह की कुछ चुनौतियां रही होंगी जिस वजह से शायद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या वहाँ पे पहले साइकोलॉजी को उतना प्रोत्साहित नहीं किया गया होगा दृष्टि दिव्यांग को कि वो साइकोलॉजी पढ़ सकें। लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई इसमें यदि हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकें और हम कोर्स को इंट्रोड्यूस कर सकें, तो कोई भी दिव्यांगता वाला व्यक्ति जो है इस कोर्स को कर सकता है। तो इसी एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए हमने तमरीना को जो है ये अवसर दिया कि भाई आप आइए, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, हम इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा जो कि बड़ा मुझे लगता है कि भाई महत्वपूर्ण है। जैसे एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, मान लीजिए कि कोई कार्डिक सर्जन है या ऑर्थोपेडिशियन है ना, तो ये आप देखेंगे कि भी एक्सरे खुद नहीं लेते या सीटी स्कैन खुद नहीं करते हैं, या जो ईसीजी जो है वो खुद नहीं करते हैं, कोई टेक्नीशियन जो है उनको करता है या कोई और डॉक्टर्स उनको करते हैं। उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो शेयर करते हैं डॉक्टर्स के साथ, और डॉक्टर जो है उसके बेसिस पे अपना डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करता है और फिर अपना ट्रीटमेंट प्लान करता है।
तो ऐसे ही मेरा कहना है कि भाई बहुत सारे वो जो टेस्ट जिसमें कि विजुअल परसेप्शन की ज़रूरत है और हमारा दृष्टि दिव्यांग साथी जो है उसको अगर नहीं कर पा रहा है, तो यदि वो टेस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास हो तो हमें डायग्नोसिस बनाने में आसानी होती है। और कई बार जो है हम किसी की मदद से भी वो टेस्ट कर पाते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास वो फाइंडिंग है तो उसके बाद हमारा डुअल रोल है। एक है डायग्नोसिस, है ना, जिसमें कि साइकोमेट्रिक्स लगती हैं, है ना, और दूसरा है थेरेपी यानी कि इंटरवेंशन। तो मैं समझता हूँ कि जब हम हमारे पास उस तरह की डायग्नोसिस ऑलरेडी रिपोर्ट्स अवेलेबल हों या हमें मदद मिले डायग्नोसिस बनाने में और साथियों की मदद से हम बना पाएं, तो जब थेरेपी की बात आती है तो थेरेपी या इंटरवेंशन के मामले में हमारे दृष्टि दिव्यांग साथी जो है वो बेहतरीन करते हैं। और ये हमारे सामने एक सशक्त जीता जागता जाता उदाहरण है कि तबरीना जो है वो एक बेहतरीन साइकोथेरेपिस्ट है। तो आपकी बातों को अगर और सरल तरीके से हम समझे तो अगर हम ऐसे कहें कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उन्हें, अगर वो हड्डी के डॉक्टर हैं सपोज, और एक्सरे करवाने के लिए वो किसी टेक्नीशियन के पास भेज दें, है ना, और एक्सरे की जो रिपोर्ट आ गई, फिर वो रिपोर्ट देखकर फिर जो इलाज करना है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो यानी कि जो रिपोर्ट देखकर जो उसके बाद इलाज क्या होना है या क्या थेरेपी, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो आप थेरेपी की बात कर रहे हैं वो बातें करके और टेस्ट आमतौर पे हम लोग इसे टॉकिंग थेरेपीज बोलते हैं। टॉकिंग थेरेपी, तो यानी वहां तक अगर हम आते हैं और उसके बाद फिर जब हम कहें कि कोई दृष्टि दिव्यांग, तब वो अच्छे से सुन के और अटेंटिवली उसको वो थेरेपी दे सकते हैं, यानी यही तरीका है। बिल्कुल 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 वही है कि भाई एक साइकोलॉजिस्ट के, एक गुड साइकोलॉजिस्ट के कुछ अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो यदि हमारे पास है, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, है ना, नॉन जजमेंटल अप्रोच, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, ये कुछ अस्त्र शस्त्र हैं। ये अगर हमारे पास हैं तो फिर दृष्टि होना या दृष्टि ना होना, ये इसका कोई फर्क नहीं रह जाता है। बिल्कुल। अभी तक हमने बात की, ये आपने बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद जब तब क्या प्रक्रिया रहेगी। अगर सर हम इससे थोड़ा सा पहले आए और कोर्स करने की जहाँ तक बात आती है, तो उसमें भी कई चैलेंजेस आए होंगे। जैसे आपने बताया कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टूल्स यूज करने होते हैं, तो वहां पर इनके जब ये पढ़ाई तमरीना जब आप कर रहे होंगे, तो ये इसका उत्तर आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कुछ पढ़ाई कर भी रहे हैं और कुछ पढ़ाई कर कर आ भी गए हैं, क्योंकि आप एक RCI सर्टिफाइड प्रोफेशनल है अभी, जी, है ना, तो उस वक्त में क्या सारे चैलेंजेस आए आपको और कैसे उसको सरपास किया गया? चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं ओवर द इयर्स, और यहाँ पे भी चैलेंजेस आए, लेकिन जो मैंने अपने पूरे इस मतलब कोर्स ऑफ माई एजुकेशन सीखा कि एक राइट मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं अपनी बैचलर्स, क्योंकि आपने बोला पीछे से हम स्टार्ट करें, बैचलर्स मास्टर्स में आई हैड टीचर्स हु वर सपोर्टिव, टीचर्स हु, अगेन आई वॉज द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट टू टेक साइकोलॉजी इन माई कॉलेज, बट माई फैकल्टी अंडरस्टूड कि ये कर सकती है। तो जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुई, जैसे सर ने कहा टेस्ट करने के लिए हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो तब से प्रैक्टिकल्स में मैं टेस्ट करने के लिए किसी की हेल्प ले रही थी। यहाँ आने के बाद सेम सर्कमस्टांसेस, यहाँ आके सर के लिए चैलेंजेस थे, मेरे लिए बहुत चैलेंजेस थे कि नई जगह, नया एटमॉस्फेयर और टेस्ट वगैरह कैसे करूँगी मैं। हाँ, अभी आपकी बात को हम और आगे उस पर और आगे जाते हैं। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा एग्जांपल दें कि किस तरीके के टेस्ट थे, तो हमारे सुनने वाले भी समझ पाएंगे कि क्या चैलेंजेस रहे उस वक्त। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको येस नो में या ट्रू फॉल्स में उसका आंसर देना होता है, या फिर टिक मार्क करना होता है कि ये सिम्टम प्रेजेंट है या नहीं है। फिर कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें छोटे छोटे कुछ पीसेस, ब्लॉक्स, जिनको हम परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि कुछ पजल्स होती हैं जो क्लाइंट्स को सॉल्व करनी होती है। मेरे लिए इन दोनों तरह के टेस्ट में प्रॉब्लम था, क्योंकि पहली बात, जो टेक्सचुअल टेस्ट होते हैं उसका फॉन्ट साइज यूजुअली बहुत छोटा होता है, तो उसका हमने सोल्यूशन निकाला कि हमने लार्ज प्रिंट में चीज़ें प्रिंट करनी शुरू कर दी ताकि मैं क्लाइंट्स के साथ इजीली इंटरैक्ट कर सकूँ। सेकेंड, परफॉर्मेंस टेस्ट, वहाँ पे क्योंकि कलर्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे शेप्स आ जाते हैं, तो what we started was I started taking help from my batchmates in order to conduct those tests, क्योंकि at the end of the day रिपोर्ट और क्लाइंट का जो बिहेवियर है, क्लाइंट से बात करके जो चीज़ें पता लगती हैं वो इम्पोर्टेंट है।
सेम गोज फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट। जैसे सर ने कहा एक रॉर्शॉक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, उसमें एक एम्बिगुअस ब्लॉट्स होते हैं इंक के, जिसको क्लाइंट को इंटरप्रेट करना होता है, और उसकी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हमको अपना जजमेंट और जो हमारे पास मॉड्यूल है उसको यूज करके उसका रिजल्ट्स निकालने होते हैं। तो सिमिलरली उसमें भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और कोडिंग वगैरह में हेल्प ली, एंड देन आफ्टर जो बुक पढ़नी थी वो बुक पढ़ के उसके बेसिस पे आई डिड व्हाट वाज नीडेड टू बी डन। तो वैसे ही ऐसे छोटे छोटे लोगों की हेल्प लेके कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके, जो कलर्स वाले थे उनमें अगर कलर ब्लैक एंड वाइट है तो आई कुड सी, अगर रेड एंड ब्लैक है तो आई कुडंट सी द डिफरेंस। तो वहाँ पे आई टुक समबडीज हेल्प इन दोज रिस्पेक्ट्स। जी। जहाँ तक बात आती है, जब हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक 1-to-1 कनेक्शन होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ जी। जब काउंसलिंग के वक्त पे। तो क्लाइंट के मन में भी ये बात आ सकती है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड है मेरे साथ में, और उससे भी बड़ी बात ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड जो हाव भाव ही नहीं देख पा रहा है, बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पा रहा है, तो उस केस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे असेस करेगा अपने क्लाइंट को, कैसे फिर थेरेपी देगा? ये केवल बातें ही नहीं है, शायद मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ इसको। मतलब आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जी बिल्कुल। जी। पहले सर जवाब देंगे फिर मैं बताती हूँ। हाँ, बिल्कुल। मेरे पास कुछ है इसके बारे में। ओके, हाँ, ग्रेट। हाँ। बढ़िया रहेगा। तो देखिए, एक तो पहला एक ये भ्रम है कि साइकोलॉजिस्ट जो है बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। फेस रीडिंग फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, है ना। केवल फेस रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज के ही आधार पे हम लोग जो है अपना जजमेंट तैयार नहीं करते या अपना डायग्नोसिस तैयार नहीं करते, है ना। आपके बात करने का अंदाज, है ना। हम जब एम्पैथी की बात करते हैं ना, तो अगर हम आंखें बंद करके और एक दूसरे की बात को सुन रहे होते हैं तो हमें उसके हाव भाव कई बार जो है आंखें बंद करके भी समझ में आते हैं कि कहाँ पे करुणा है, कहाँ पे जो है एक निराशा है, कहाँ पे कुछ चिंता है ना। तो ये समझ में आती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि भाई वो केवल हम बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर्स, है ना। और डेफिनेटली वो एक चैलेंज है, और अभी हालांकि अभी बहुत ज़्यादा सा उस पर प्रयोग हम लोग नहीं कर पाए हैं। हाल ही में हम लोगों ने जो कि टॉर्चिट से एक ज्योति एआई वो लिया है, जिसमें कि वो सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको वो देखता है, और बल्कि उसके जेस्चर्स को वो रीड करके बताता है। टेक्नोलॉजी की हाँ, टेक्नोलॉजी की मदद से। हाँ, तो उस तरह की मदद हमारा दृष्टि दिव्यांग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो ले सकता है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो वो अभी उसकी सटीकता पर या कुछ उस तरीके पे, हाँ, उस पे भी काम किया उस पे काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा है। आगे तमरीना बताएंगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तमरीना अपनी बात मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने अभी आई थिंक पिछले हफ्ते ही कुछ एक रियलाइजेशन मुझे हिट हुई थी कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें कि एक डिसेबल्ड इंसान कुछ भी कर सकता है या अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो डिसेबिलिटी हर चीज़ को किसी ना किसी समय पे ओवरपावर कर देती है। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा डर था कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ, मेरे सामने वाला क्लाइंट मुझे देखेगा, क्या वो मुझे देखेगा या वो मेरी डिसेबिलिटी को देखेगा। और पिछले 2 सालों में जितना मैंने यहाँ पे क्लाइंट से इंटरेक्ट किया है, जो मैंने थेरेपी केसेस किए हैं, जितने लोगों से मैंने बात की है, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो मुझे एज अ डिसेबल्ड पर्सन नहीं देखते, वो मुझे एज अ थेरेपिस्ट देखते हैं। तो समहाउ मेरी पहचान, वो जो लोगों के मन में वो स्टिग्मा था, मैं किसी तरीके से उसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ अपने तरीके से, कि मुझसे बात करके वो देख पा रहे हैं कि नहीं, इवन दो कुछ कमी है लेकिन बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तो मैं कहूँगी कि मेरे क्लाइंट्स में मुझे आज तक ये फील नहीं किया, मैंने कभी नहीं फील किया कि मेरे क्लाइंट्स मुझे किसी एक कम नज़र से देख रहे हैं या किसी अलग नज़र से देख रहे हैं। हाँ, देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि बात यहाँ पे किसी को कम आंकने की नहीं है। बात है यहाँ पे वो भरोसा जीतने की कि जो मेरा साइकोलॉजिस्ट है या जिसके पास मैं ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, क्या वो, हाँ, मतलब वो खाई जो है ना, ये भरोसे तक पहुंचने के और हमारी अभी के और भरोसे तक पहुंचने की ये जो डिस्टेंस है, आपकी बातों से मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास हो रहा है कि वो खाई आपने काफी हद तक पाटी है ना। आपने वो ब्रिज पार किया है, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस जो रहा है ना, उसी जर्नी को ही जानना चाह रहे हैं कि कैसे ये वो बिल्ड हुआ। ठीक है, जिस खाई की आप बात कर रही हैं वो खाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है
कि वो खाई हर एक इंसान के लिए, जब यानी पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए भी हाँ, होगी। जो मेरे स्ट्रगल्स एज ए थेरेपिस्ट हैं वो मेरे साइटेड दोस्तों के भी सेम स्ट्रगल्स हैं। जो जितने अच्छे थेरेपिस्ट हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनकी जिंदगी में वही स्ट्रगल्स हैं एज ए थेरेपिस्ट जो मेरे हैं। और वो सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि किसी को इतना कंफर्टेबल फील करवाना कि वो अपनी लाइफ की वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर कर सके, जो शायद उसने आज तक किसी के साथ नहीं की। वंडरफुल। और इसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, डोंट लुक एट योर क्लाइंट एज अ क्लाइंट, लुक एट देम एज अ पर्सन। हर इंसान की जिंदगी की एक कहानी होती है। अगर आप उसकी कहानी को सुनोगे, ना कि उसके सिम्टम्स को, अगर आपने उसकी कहानी सुन ली तो शायद आप उसकी जिंदगी में वो इकलौते इंसान होगे जिसने उसकी कहानी सुनी थी। ये तो आपने मूल मंत्र बता दिया सभी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें जी। बल्कि मैं पिछली वाली बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, और बिल्कुल। खासकर वो मैं अपने जो श्रोता हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो तमरीना से ही मैं ले रहा हूँ कि तमरीना ने अपना जो एक्सपीरियंस बताया कि भाई मेरे क्लाइंट मुझे उस तरीके से जज नहीं करते हैं, है ना, और बिल्कुल वो प्रॉपरली इंटरेक्ट करते हैं। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जैसे हमारे श्रोताओं के मन में भी ये प्रश्न होगा कि ओहो, अगर हमें कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी है तो हम कैसे जो है जा पाएंगे सामने, कैसे जा पाएंगे, कैसे हमारा क्लाइंट हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि श्रोताओं को क्लियर हो गया होगा कि नहीं नहीं नहीं, आपका क्लाइंट आपको जो है आपकी डिसेबिलिटी के साथ जज नहीं करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे तमरीना इसका उदाहरण है, और तमरीना ने खुद उसको अनुभव किया है कि नहीं, जब आप प्रोफेशनली किसी सीट पे हैं, प्रोफेशनली किसी कुछ इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो सामने वाला आपको उस तरीके से कम नहीं आंकता है ना, और उस तरीके से जज नहीं करता कि भाई इनको डिसेबिलिटी है तो ये कैसे मदद कर पाएंगे या ऐसा कुछ, है ना। तो ये एक पॉजिटिविटी है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस है, यानी कि हमें हमारे श्रोताओं को वो वाला भ्रम जो है वो साइड कर देना चाहिए कि दिव्यांगता है तो शायद हमारे अपीयरेंस या हमें देखने में सामने वाला कुछ किसी नेगेटिवली जज करेगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका कि जहां आपने बताया कि इस तरह के चैलेंजेस जो नॉन पीडब्ल्यूडीज साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली इसी में फिर मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये जो चैलेंजेस है ना, ये ना केवल क्लिनिकल साइकोलॉजी, हर प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस हैं। और मतलब इसमें जब चैलेंजेस की बात आती है तो यहाँ पे केवल और केवल उतना लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि भाई विजन का लिमिटेशन एक है ना। अदरवाइज जैसे तमरीना को अगर हम कंपेयर करें हमारे बाकी और प्रोफेशनल्स के साथ, तो ये कहीं आगे है। तो मैं कई बार देखता हूँ कि भाई हमारे जो साइटेड जो काउंटर पार्ट हैं, है ना, वो ज्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। तो ये स्किल कैसे आप लर्न कर रहे हो, कैसे आप इन्वॉल्व हो केसेस के अंदर, है ना, कितना आपका डेडिकेशन है, आपके अंदर कितनी सिंसियरिटी है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए जो दिव्यांगता केवल वो दृष्टि वाली हो सकती है, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि भाई जैसे तमरीना उदाहरण है इस बात का, और मैं ये मानता हूँ कि भाई बाकी जो जैसे श्रोता अगर सुन रहे हैं हमें, उनके अंदर भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, केवल इस लिमिटेशन के अलावा कि भाई वो अपनी कैपेबिलिटीज के साथ अपने किसी भी प्रोफेशन में, और खासकर क्योंकि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि आपका जो ये आपने जो ये सिलसिला, सफ़र, जो भी हम नाम दें, मुझे लगता है बहुत बड़ा शब्द है ये। जब आपने ये शुरू किया है तो इसको कहाँ तक लेके जाने का आपका इरादा है? इरादे तो बहुत बुलंद हैं इरादे बहुत बुलंद हैं, और यदि सभी का समर्थन मिलता रहे तो डेफिनेटली हम लोग जो है ये जो भी इस तरह के भेदभाव या अंतर हैं उसको हम शायद दूर कर पाएंगे। इन्हीं इरादों के साथ मैंने जो है जैसे पहले तमरीना ने मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया। अच्छा, तो मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और फिर जो है तमरीना के बाद फिर गोपीनाथ आए हमारे साथ जुड़े, जिनको दृष्टि दिव्यांगता है। फिर डाकी सुचांग है जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और उन्होंने इन सब ने हमारे हौसले बढ़ाए।
और अगला एक जो एक्सपेरिमेंट या अवसर कहें हम, चुनौतियों में जो हमने अवसर तलाशा वो है एंजल, जिनको सेरेब्रल पाल्सी भी है ना। तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे सवाल उठते हैं और उठेंगे ही। मैं मानता हूं कि भाई डेफिनेटली जब चाहे वो जिस समय पे तमरीना को एडमिशन दिया जा रहा था उस समय की बात करें, या जब हम एंजल को हम एडमिशन दे रहे थे क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोफेशन के लिए, उस समय पे जो सवाल उठे, और सवाल उठने लाजमी है, और जिन्होंने सवाल उठाए मैं उनको भी सलाम करता हूं कि भाई वो सवाल उठे, क्योंकि हम जो है इन सवालों के हल जब तलाशेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे तमरीना के टाइम पे दृष्टि को लेकर के जो है सवाल उठे कि कैसे ये वो टेस्ट और टूल्स को यूज कर पाएगी, है ना, जिनमें विजन की जरूरत होती है। उसी तरह से एंजल को सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी में अक्सर हम देखते हैं कि जो माइंड और जो हमारा बॉडी है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है ना, उसमें एक समन्वय नहीं बन पाता है किन्हीं कारणोंवश। तो सोच समझ कई बार पूरी तरह से बरकरार रहती है ना, हम करना चाहते हैं लेकिन वो क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है उस वजह से, जैसे अटेक्सिया या मतलब हाथ उस तरह से हिलना या बोलने में दिक्कत होना, मतलब मेंटल चैलेंज नहीं है इसमें। मेंटल चैलेंज वो नहीं है। हालांकि इसमें भी जो एक दुविधा ये है डायग्नोसिस में कि अक्सर जो है लोग ये मान लेते हैं कि वे जिनको सेरेब्रल पाल्सी है उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, यानी कि मंदबुद्धिता भी होगी। ऐसा नहीं है। तो एंजल वही केस है जिसमें कि उनको सेरेब्रल पाल्सी है लेकिन मंदबुद्धिता नहीं है, यानी कि मेंटल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था वो नहीं है, उसको आईक्यू ठीक है ना। तो उसके लिए भी जब बात हुई कि आपने इसको कैसे ले लिया, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो मेरा कहना था कि भाई आप एक बार ध्यान से देखिए क्या ये स्टीफन हॉकिंस से भी बुरी दशा में है। तो हम सब जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंस जो है बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं कर पाते थे, लेकिन वो जो है स्पेस साइंस में जो है अग्रणी भूमिका रखते हैं। बहुत सारी किताबें उनकी हैं, बहुत सारे लेक्चर वो देते रहे हैं अपने जीवन काल में। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उसके भी बहुत सारे डाइवर्स रोल्स हैं, है ना, चाहे वो एक साइकोमेट्रिशियन का रोल हो, चाहे उसमें साइकोथेरेपिस्ट का रोल हो, और एक चाहे वो एकेडमिशियन का रोल हो, है ना, या फिर वो रिसर्चर हो। तो यानी कि हम जो है हमारे जैसे दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांगता वाले जो बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अगर हमारे इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं और कंप्लीट करते हैं तो हमारे इन किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं। वो एक अच्छे क्लिनिशियन बन सकते हैं, वो एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, वो फैकल्टी मेंबर बन सकते हैं, तो ये वो एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं। तो इसीलिए इसमें मैं समझता हूं कि जो चुनौती है उस चुनौती में हम सभी को जो है ना अवसर को तलाशना चाहिए, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हम करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। राइट। सर, मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ ये मेरे किसी लिसनर का सवाल है, तो उनके सवाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी कि जब इस कोर्स को हम अगर करना चाहें तो क्या क्राइटेरिया होता है विजन का, और अगर एक टोटली ब्लाइंड इस कोर्स को करता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और वो किस तरह से इस कोर्स को कर सकता है? ओके, मतलब बहुत बेहतरीन सवाल है। और श्रोता को मैं धन्यवाद दूंगा जिनका ये प्रश्न है। तो देखो, बात हम लोग लिमिटेशन एंड एबिलिटीज की कर रहे हैं, है ना। तो वो एक और हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं एक विजुअल परसेप्शन को लेकर के, ठीक है। तो डेफिनेटली उस चीज को बिल्कुल हमें स्वीकारना होगा कि भाई टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, विजन, और फिर जो है साइटेडनेस, है ना, कि भाई हमें पूरा सब कुछ ठीक से हम देख पा रहे हैं, है ना। इसके बीच में जितना भी कुछ है वो लिमिटेशंस हैं, डिग्री ऑफ लिमिटेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे लिमिटेशन की जब बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई अगर हमारे साथ कोई टोटल ब्लाइंड स्कॉलर भी जुड़ना चाहता है तो वो भी जो है इस कोर्स को कर सकता है ना। अगेन बात यही आ जाती है कि भाई ठीक है,
कि भाई वहाँ पे वो लिमिटेशंस थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी कि भाई हम जो टेस्ट एंड टूल्स यूज कर रहे हैं, है ना, उनका। तो उसमें जैसे तमरीना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई बहुत सारे पेपर पेंसिल टेस्ट वो कर पाती हैं, है ना। कुछ में जो है कलर की वजह से जो है कुछ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चैलेंजेस मतलब डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ वो चैलेंजेस बढ़ेंगे, ठीक है, वो बढ़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई अगेन यहाँ पे बात वही दो चीजों की आ जाती है, एक साइकोमेट्रिशियन की और एक साइकोथेरेपिस्ट की। तो हमें चुनना होगा कि अगर मैं अपने लिमिटेड जो विजन है, और अगेन जो टेस्ट एंड टूल्स की भी बात करें तो अब मॉडर्न जो एरा है के हिसाब से बहुत सारे टेस्ट एंड टूल्स को सीधा जो है कंप्यूटर पे भी किया जा सकता है, जैसे ट्रू फॉल्स या स्नो, है ना। जैसे ही अगर वो हम करते जाएंगे तो उसके बाद जो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमारे सामने वो दे देता है, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेसिबल है ना। तो यानी कि वहां पे वो डायग्नोसिस का भी कोई इशू नहीं है, राइट। तो टोटल ब्लाइंड पर्सन भी इस कोर्स को जो है कर सकता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हमें स्वीकार करते हुए चलना होगा कि लिमिटेशंस की वजह से चैलेंजेस हमारे अलग तरह के आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो मतलब हम सबको रेडी रहना होगा और नई नई खोज भी करनी पड़ेगी कि अगर चैलेंज आ रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। ये चैलेंज ना केवल हमारे दृष्टि दिव्यांग स्टूडेंट के लिए बल्कि ये फैकल्टीज के लिए भी चैलेंज है, ये को जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस है। और ये हम सभी को समझना होगा। मतलब हमारे जो स्टूडेंट है जो इस तरह के कोर्सेज ऑप्ट करता है, उसे भी समझना होगा कि भाई ये मेरी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस को इन तरीकों से ओवरकम किया जा सकता है। फैकल्टी को समझना होगा कि हम किस तरह से वो एकेडमिक एकोमोडेशंस हम जो है तैयार करें, है ना। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जैसे तमरीना, गोपी, ये लोग अपने एग्जाम्स जो है इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं, विदाउट राइटर, विदाउट स्क्राइब, अपना कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, है ना। और मैं इसमें बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को भी, कि उनके सहयोग से हम जो है ऐसा कर पा रहे हैं। उनका पूरा सपोर्ट हम लोगों को इस विषय पे मिलता है। एग्जाम कंडक्ट करना हो तो एक बहुत ही बड़ा योगदान है। बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न इसी तरफ था सर कि जो आरसीआई है या आपने श्रीदेव सुमन की बात की, तो इस तरह की जो काउंसिल्स हैं उनसे कितना जब आपने ये बात रखी उन सबके सामने कि अब जो स्टूडेंट है, अभी तक तो आप साइटेड स्टूडेंट्स को दे रहे थे नंबर, आरसीआई का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पर अब वीआई के लिए हम बात कर रहे हैं, या श्रीदेव सुमन, तो इन लोगों का क्या देखिए बिल्कुल, मतलब हम लोग जो है शुक्रगुजार हैं और भाग्यशाली हैं कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो विभाग है, DPWD, भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत जो हमारा ये संस्थान है, इसका रेपुटेशन इतना अच्छा है कि जब हम इस बात को लेकर के विश्वविद्यालय के पास गए तो विश्वविद्यालय ने हमें इस क्षेत्र में एक्सपर्ट मानते हुए उन्होंने हमें ये एक फ्री हैंड दिया, उन्होंने, हाँ बिल्कुल, और ये अपॉर्चुनिटी हमें दी, ये अवसर दिया, और उन्होंने हमारी उस जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार किया। और डेफिनेटली अगर हम संवैधानिक जो प्रावधान है RPWD एक्ट के अंतर्गत जो हमारे जो राइट्स हैं, है ना, उन राइट्स का भी जो है सम्मान जो है विश्वविद्यालय ने किया, और बहुत ही सहजता से उन्होंने, मतलब कि शायद ही मुझे याद हो कि कोई ऐसा कोई प्रश्न किया हो जिससे हमें लगे कि वे उनका सहयोग इस दिशा में नहीं है। तो उनका सहयोग बिल्कुल एकदम सहर्ष और एकदम सहज तरीके से हमें मिला। तो कह सकते हैं कि तमरीना जो है पायलट, एज अ पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट ने, ये हमारी एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। Yes. तो तमरीना, क्या आपके क्लाइंट्स हैं, तो उनमें कोई सक्सेसफुल आपका कोई केस रहा हो या कुछ इस तरह का कुछ शेयर करेंगे? केसेस के मामले में अगर मैं बात करूं तो वही, जैसे मैंने कहा, कहानियों की बात होती है, हर किसी की कहानी होती है। तो बहुत सारे केसेस आए हैं और हर केस से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। सर एक चीज़ बोलते हैं और उसको मैं अपने दिल में बसा के बैठी हूँ कि हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारा क्लाइंट होता है। तो
कई बार एक मुझे केस बहुत मेरे दिल के करीब हो चुका है संभव, वो आए थे, उनकी हिस्ट्री थी डिप्रेशन की, डिप्रेशन और एंजाइटी, एंड ही वाज ऑन मेडिकेशन सिंस 1997 एंड द फर्स्ट सेशन आई टुक, जब मैंने पहली बार उनसे बात की, 1.5 घंटा हमारी बात चली, और उस सेशन के बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, कहते आप पहली इंसान हो शायद जिसने मुझे सुना है। आज तक मैं इतने डॉक्टरों के चक्कर काटे, इतने लोगों से बात की, किसी ने शायद मुझे सुनने की कोशिश नहीं की, आप वो पहली इंसान हो जिसने मुझे सुना है। और 4 सेशन के बाद उन्होंने अपनी दवाइयाँ, जो कि पिछले 30-35 साल से दवाइयाँ चल रही थी, उन्होंने अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। कहते मुझे इसी से फ़र्क पड़ रहा है और मैं इसी से ठीक हूँगा। वंडरफुल। तो ये एक चीज़ है जो मोटिवेट करती है कि हाँ, जो प्रोफेशन है, जो हम करना चाहते हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, वो हम ला पा रहे हैं। किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनो और कुछ मत करो, बस सुनो। बिल्कुल। तो जब आप लोगों को बताते हो कि आप ये कोर्स कर रहे हो, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? और फर्स्ट टाइम जब आपने किसी को बताया होगा, अपने दोस्तों या फैमिली को, मैं काफ़ी क्यूरियस हुई ये जानने के लिए कि एक होता है ना रिएक्शन होता है लोगों का, अच्छा तुम ये भी कर रहे हो, तो क्या रिएक्शन था? जैसे मैं खुद एक विजुअली इम्पेयर हूँ, तो मैं रेडियो जॉकी का कोर्स कर रही हूँ, तो कई बार लोग हैरान हो जाते हैं, अच्छा रेडियो जॉकी विजुअली इम्पेयर लोग भी करते हैं? हाँ करते हैं ना। तो हम उनको बताते हैं कि हम सब कुछ सीखते हैं, स्पेस, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंसोल, सब कुछ ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो लोग काफ़ी हैरान होते हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे लिसनर्स से। तो मेरे पास 2 तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, और शायद आपके पास भी वो दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं। अच्छे। और वही जो पहला क्वेश्चन था, बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करते हो, लोगों के एक्सप्रेशंस कैसे रीड करते हो, आप वो तो कर नहीं सकते। फिर वहां समझाना होता है कि एक्सप्रेशंस की बात नहीं होती, बात करने के तरीके की होती है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, उसको सुनने की होती है। फिर आती है बात मेरे अपनों की, जिन्होंने आज तक मुझे हर चीज में सपोर्ट किया। जब उनको पता चला कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ, तो एक ही जवाब था, अगर तू नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वहां से जो कॉन्फिडेंस मिला, शायद अगर सर को सही से याद हो, मैं नहीं करना चाह रही थी, मैं डर रही थी इस कोर्स को करने से एक टाइम पे, कि सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ मैं करना चाहती हूँ, पर क्या हो पाएगा। तब मेरे फैमिली ने और सर ने ही मुझे पूरा सपोर्ट किया, एनकरेज किया कि नहीं, इफ यू कांट देन नोबडी कैन, तो यू हैव टू। तो फुल फ्लेज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप कितने समय में बन जाएंगे? और 10 महीने और 10 महीने आपको टैग मिल जाएगा। 10 महीने बाद इंडिया की फर्स्ट फीमेल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वाओ, क्या बात है। एंड नॉट द लास्ट, Yes. नॉट द लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सर कभी लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप इस मुहिम में जुड़े रहे हैं, और कभी ऐसा लगा है कि यार अब हो गया, गिव अप कर दो, मतलब कभी ऐसा मूड आया है? मतलब होता है सर, लाइफ में हर इंसान के साथ होता है, चाहे इंसान कितना भी स्ट्रांग होना, होता है। जब मैं इस कोर्स में आई थी तो मुझे भी लगता था यार नहीं होगा, निकल लो यार, नहीं होगा। तो कभी आपको ऐसा लगा यार क्यों ही चला दिया मैंने, काश कि कोई होता मेरी बात सुनता? तो कभी आपको भी ऐसा लगता है? लक्ष्मी, मैं आपको बिल्कुल अपने दिल से बताना चाहूँगा ये बात, कि चुनौतियाँ बहुत आती रही और चुनौतियाँ आती भी रहेंगी, है ना। और यकीन मानिए कि ना मुझे हर गुजरते वक्त के साथ अपने आप में यूँ लगता है कि अब मैं जवान हो रहा हूँ। अब मुझे नई ऊर्जा मिल रही है, तो अब शुरू करना है, अब शुरू करना है। सर के सामने कुछ भी लेके जाओ, सर का एक ही जवाब होता है, ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। अभी बहुत कुछ करना ये तो कुछ भी नहीं किया हमने। तो अभी तो किया बैठेगा आपके लिए, अभी तो मैं जवान। हाँ बिल्कुल। लेट ब्लाइंड जो होते हैं उन्हें आदत होती है किसी की आवाज सुन के फिर उनके एक्सप्रेशन को समझने की, राइट। ठीक है। लेकिन जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं, तब कैसे मैनेज करते होंगे ना, क्योंकि जो लोग बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनको तो पता ही होता है, वो आवाज सुन के समझ जाते हैं, है ना। उनका सुनने वाला जो पार है वो स्ट्रांग होती है, राइट, है ना। लेकिन लेट ब्लाइंड वाले, शायद आप लेट ब्लाइंड भी हैं? हाँ, मेरा मतलब धीरे धीरे विजन, हाँ धीरे धीरे मेरा जा रहा है। हाँ, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? आई हैव वेरी सिंपल आंसर टू दिस। आप जब किसी से फोन पे बात कर रहे होते हो, कैन यू सी दैट पर्सन? एग्जैक्टली।
तो अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, आपका दोस्त गुस्सा है, आपका दोस्त सैड है, आपका दोस्त अपसेट है, आपको पता लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है। तो उसकी हाँ, आवाज में एक चिड़चिड़ाहट महसूस होती बस है। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मतलब अच्छा, हम उसके भावों को फील करते हैं, तब Exactly. हम समझ जाते हैं कि पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या आवाज- कहना चाहता है। मैं एक चीज जो मैं मानती हूँ, हम्म, फेशियल एक्सप्रेशन से ज्यादा एक्यूरेट टोन होती है। हम्म, जब हम किसी के इमोशंस जज करने की या किसी की हम्म, सिचुएशन जज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म, टोन ऑफ वॉइस इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर फेशियल एक्सप्रेशन। हम्म, और इसमें लेट ब्लाइंड या अर्ली ब्लाइंड या लो विजन का कंपोनेंट आता है, लेकिन अगर आप किसी एक साइटेड इंसान भी फोन पे बात करके अपने दोस्त की भावनाओं को समझ सकता है, वहां तो फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज का कंपोनेंट ही नहीं है। तो similarly a late blind person can also do the same thing that they do on the phone with the other person. It's nothing different. राइट राइट। एक प्रश्न ये आया कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, अगर कोई क्या होनी चाहिए कोई अगर ये कोर्स करना चाहे तो। ओके, देखिए जैसे एमफिल करने के लिए मास्टर्स जो है वो साइकोलॉजी में होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि भी अब आने वाले समय में या एनईपी के अनुसार अब एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है ना। अब जो है बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी नया पाठ्यक्रम लॉन्च हुआ है, आरसीआई ने इसको तैयार किया है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और इंस्टीट्यूट्स में, और यहाँ तक कि हमने भी इसके लिए आवेदन किया हुआ है। यानी कि बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी शुरू होगा। जब बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी शुरू होगा तो उसके लिए क्योंकि वो 12वीं पास बच्चों के लिए होगा कि भाई वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकेंगे 12वीं, लेकिन साइंस के साथ साइंस बैकग्राउंड से अगर वो 12वीं पास हैं तो वो हमारे इस पाठ्यक्रम में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो जो नॉन साइंस वाले हैं वो मास्टर्स कर लें पहले। हाँ, मतलब जैसे अभी फिलहाल जो व्यवस्था है वो यही है कि भाई हम जो है मास्टर्स करते हैं साइकोलॉजी में, उसके बाद फिर हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमफिल रिहैब साइकोलॉजी करने के लिए। राइट। हम में से हर किसी के फ्यूचर गोल होते हैं फ्यूचर के लेकर। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लानिंग जो हम करते हैं वो नहीं भी हो पाती है, लेकिन फिर भी हम बाल सफ़ेद कर लेते हैं पूरी ज़िंदगी प्लानिंग करने में। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं। ओके, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो मेरा फ्यूचर गोल है अपने डिपार्टमेंट को लेकर के और क्लिनिकल या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी को लेकर के, अभी तक हम एमफिल, पीजी डिप्लोमा और इंटीग्रेटेड एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी ये हम लोग रन कर रहे हैं। फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि भाई हमारे दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांगता से संबंधित विद्यार्थी हमारे यहाँ से पीएचडी भी करें। तो पीएचडी मेरा फ्यूचर प्लान है कि भाई पीएचडी हम इस विषय में यहाँ पे स्टार्ट कर पाएँ। साइडी एक पाठ्यक्रम है जो कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है, आरसीआई का पाठ्यक्रम है जो कि डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कहलाता है ना। तो वो साइडी प्रोग्राम भी हम जो है लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए आवेदन किया हुआ है। जैसे अगर हमें अनुमति मिल जाती है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि तमरीना शायद फिर और कुछ समय हमारे साथ रहेगी तो साइडी करने वाली पहली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेंगी तो ये हमारा फ्यूचर प्लान मेरी तरफ से। और तमरीना से हम जान सकेंगे। हाँ तमरीना, आपके क्या फ्यूचर प्लान है? मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो अपने मेंटोर्स के, अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ पहुँची हूँ। एंड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आई नो कि वो सपोर्ट आई थिंक 90% लोगों को नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश यही है कि जैसे कि इस डिपार्टमेंट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके लोगों में वो एक अवेयरनेस लाना कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर नॉट डिफाइंड बाय देयर डिसेबिलिटी बट बाय देयर स्टोरी, बाय देयर स्ट्रेंथ्स। तो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं यही करना चाहूँगी कि लोगों को सपोर्ट कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं और सोसाइटी को थोड़ा सा एक और ओपन माइंडेड कर सकूं। ये सवाल मेरा हर किसी से रहता है, आप दोनों से भी है कि इसके अलावा आपके हिसाब से सोसाइटी में किन चेंजेस की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हुए हैं और होने ज़रूरी हैं। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। ये तो बहुत ही एक वृहद सा एक प्रश्न है। बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है।
पहला तो ये है कि भी बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, मतलब अवेयरनेस की हम बात करें तो अवेयरनेस भी आज भी जो है उतनी पूरी तरीके से नहीं है, नहीं है। और ज्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। और बिल्कुल हम आज उसी मकसद से शायद ये 91.2 हेलो दून यहाँ पे बैठे हैं, आपसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जी। ताकि जो है लोग अवेयर हो सकें। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है ना, जो कि होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर खुद के लिए भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये रेसिप्रोकल है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम ये एक सामंजस्य स्थापित कर सके तो ये जो डिसेबिलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटी वाला जो भेदभाव है, अगर वो खत्म हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग जो है बहुत ही आराम से, मतलब हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है वो आराम से जो है अपने केसेस को देख रहा है। हमारा पेशेंट जो क्लाइंट है हमें जो विजिट कर रहा है, उसके मन में कोई ऐसा संशय नहीं है कि भाई इनको डिसेबिलिटी है तो ये कैसे हैंडल कर पाएंगे या करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो उनकी इनकी योग्यता क्षमताओं पे कोई संदेह नहीं होता है। तो वहाँ पे एक सामंजस्य स्थापित है। तो सोसाइटी के अंदर भी जो है वो सामंजस्य की आवश्यकता है। जी तमरीना, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। आपके हिसाब से किन चेंजेस की जरूरत है? मैं सर ने जो कहा उसी पे बिल्ड करूंगी कि एक्सेप्टेंस नॉट जस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज बट एक्सेप्टेंस फॉर एवरीवन एज अ ह्यूमन बीइंग। एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो मैंने एक कॉमन ट्रेंड देखा है अपने मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में, वो ये है कि उनको जो उनके दिल में है, जो उनके साथ हो रहा है, उसको कोई सुनने को, कोई समझने को तैयार नहीं है। और ये प्रॉब्लम एक इंसान की नहीं है। अगर आप एक ग्रुप बैठा दे 4 लोगों का, वो चारों आपस में बात कर रहे होंगे लेकिन कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा होगा। तो सोसाइटी नीड्स टू स्टार्ट लिसनिंग। एक दूसरे की बात सुनो, एक दूसरे को समझो, खुद को समझो और आपस में एक दूसरे को समझाओ। शायद ये जो एक पैंडेमिक एपिडेमिक आ रहा है मेंटल हेल्थ का, वो शायद हम रोक पाए किसी तरीके से। बिल्कुल। और उसमें अगर हमारे दृष्टि दिव्यांगजन दृष्टि बाधा होने के बाद भी एक इतना सकारात्मक योगदान देंगे तो फिर तो बात ही क्या है। इन्हीं सब वर्ड्स के साथ थैंक यू सो मच आज की इस कॉन्वर्सेशन के लिए। और उम्मीद है कि इसके बाद लोग ये जान पाएंगे कि दृष्टि दिव्यांगता कि अगर कुछ पहलुओं को अगर हम उससे संबंधित आने वाली समस्याओं को अगर हम समाधान उसका ढूंढ लें तो फिर केवल एक नहीं और भी बहुत सारे प्रोफेशन में जो दृष्टि दिव्यांगजन है वो अपने योग्यता को कायम कर सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी मैम कि हर सक्सेसफुल स्टोरी यहाँ पर सुनाई जाएगी इस रेडियो के थ्रू कि हाँ हम सक्सेस हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हमने आज बहुत कुछ सीखा और ये भी जाना कि हम कैसे दूसरों की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। अगर हम उनकी बातों को दिल से सुने और समझें तो मुझे लगता है कि हम एक आम जन भी, मुझे लगता है कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये आज हमने सबसे बड़ा लेसन लिया है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है ये जाना, कैसे इसके थ्रू हम जुड़ सकते हैं और एक विजुअली इम्पेयर्ड किस तरह से इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है, ये भी हमने जाना। थैंक यू तमरीना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे हम तो इंस्पायर हो ही रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो भी इंस्पायर होंगी और आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, ऐसे हम कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एक बार फिर से आपका। थैंक यू आप लोगों का, लक्ष्मी का धन्यवाद, चेतना मैडम का धन्यवाद और 91.2 हेलो दून की पूरी टीम का धन्यवाद कि हमें ये अवसर दिया कि भी हम अपनी बातों को जो है अपने श्रोताओं तक रख सकें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी चीज़ का इरादा ले चुके हो ना तो कभी उसे गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया तो इसका मतलब आप हार गए। तो हमेशा डटे रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। बाय बाय एंड टेक केयर।